नमस्कार, वर्ण में मैं गीता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 हमारी पृथ्वी पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा पृथ्वी की संरचना के बारे में कि पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी गोल है अथवा चपटी है। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। और उसके बाद हमने देखा कि पृथ्वी ठोस है अथवा खोखली है। तो विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस है, खोखली बिल्कुल नहीं है। और हमने पढ़ा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें हमने पृथ्वी की संरचना, भूप्रकृति, प्रवाल और कोट के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में। फिर आगे हम देखेंगे वायु किससे बनी है। फिर हम आगे देखते हैं कि वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। चलिए देखते हैं कि पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में। ग्लोब अथवा आपने तो ग्लोब देखा ही होगा कि ग्लोब कैसा दिखाई देता है। हाँ, पृथ्वी आपको पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। ग्लोब में हम देखेंगे कि हमें पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में क्या रंग दिखाई देगा, नीला रंग दिखाई देगा। नीला रंग ग्लोब में जहाँ दिखाया जाता है वहाँ क्या होता है, पानी होता है। पानी के लिए कौन सा कलर दिखाई जाता है, नीला रंग। ग्लोब के नीचे ऊपरी सिरे को क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव, तथा उसके निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव। ये भाग आपको क्या, कौन से कलर में दिखाई देगा, सफेद रंग में। और सफेद रंग किस चीज को दर्शाता है, सफेद रंग बर्फ को दर्शाता है। क्या आप जानते हैं बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? आप में से कोई बता सकता है कि बर्फ क्या है? चलिए हम देखते हैं बर्फ क्या है। बर्फ क्या है, जमा हुआ पानी बर्फ है। या फिर हम बोल सकते हैं कि पानी का परिवर्तित रूप ठोस में क्या है, बर्फ है। पानी क्या है, लिक्विड है। जब लिक्विड ठोस में परिवर्तित होता है तो क्या बनता है, बर्फ बन जाता है। पृथ्वी में जल, समुद्र, झीलें तथा नदियों में द्रव रूप में क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और ध्रुवों पर वो किस रूप में पाया जाता है, वो ठोस रूप में पाया जाता है, अर्थात बर्फ के रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त यह क्षेत्र पृथ्वी का क्या कहलाता है, जल मंडल कहलाता है। अब ग्लोब नक्शे को फिर से देखिए। अब ग्लोब को फिर से देखते हैं। नीले और सफेद रंग को छोड़कर पृथ्वी की सतह पर शेष जो भाग होता है पीले, भूरे या हरे रंग से दिखाया जाता है।
ये भाग हैं जिन्हें हम जमीन अथवा क्या बोलते हैं, भूमि बोलते हैं। इन पर कहीं पहाड़ है तो कहीं खाई है और कहीं पर क्या है, मैदान है। पृथ्वी के इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। पृथ्वी का यह क्षेत्र क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल क्षेत्र का लगभग 3/4 भाग जलमंडल है। हमारी पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो क्या है, जलमंडल है। एवं 1/4 भाग क्या है, स्थल मंडल है। आपने कई बार सुना होगा कि हमारी पृथ्वी 3 तरफ से समुद्र से घिरी हुई है ना। तो उस यहाँ पर जो क्या है, 3/4 भाग क्या है हमारा, जल मंडल है और 1/4 भाग स्थल मंडल है। अब यह बताइए कि पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन। पृथ्वी की सतह पर पानी अधिक है या जमीन अधिक है। आपने पढ़ा ही होगा कि पृथ्वी के चारों ओर हवा है। हमें हवा दिखाई नहीं देती है किंतु जब वह बढ़ती है तब हम उससे महसूस करते हैं। हवा हमेशा हमारे आसपास विद्यमान रहती है, लेकिन क्या हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के घेरे को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की मोटाई पृथ्वी के आकार की तुलना में बहुत कम है। अब ये देखते हैं कि वायु किससे बनी है। हमारी वायु किससे बनी है, आपको पता है हमारी वायु किससे बनी है। वायु का लगभग 99% भाग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु का 99% भाग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायु में मुख्यतः क्या क्या होती है, वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तथा शेष 1% भाग में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक परसेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसमें जल वाष्प, धूल के कण तथा अन्य क्या है, अन्य गैसें पाई जाती हैं। अब हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट कर देंगे। इसके लिए हमारे पास आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, कांच का एक गिलास, कांच का एक गिलास और बर्फ के टुकड़े, आइस क्यूब। गिलास में बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए। गिलास में जब हम बर्फ के कुछ टुकड़े डालेंगे तो आपने देखा ही होगा
जब हम गिलास में बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो गिलास के बाहर कुछ जल वाष्प तैरने लग जाते हैं, बूंदे बूंदे हो जाते हैं पानी में। तो आपने कभी सोचा है कि ये बूंदे कहाँ से आई है? जो और ये हम गिलास के बाहरी सतह पर दिखाई देती है। वायु से जल वाष्प उपस्थित हो जाता है जब हम गिलास में बर्फ के टुकड़े डालते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं, तो क्या है, वायुमंडल में जो जल वाष्प उपस्थित रहती है, गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आकर वायु क्या हो जाती है, जो हवा होती है, जो हमारे चारों तरफ पाई जाती है हवा, वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप कुछ जल वाष्प पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूपों में बदल जाती है, जो हमें गिलास की बाहरी दीवार पर दिखाई देती है। आपने अक्सर देखा होगा, हमको जब ठंडा पानी पीना होता है तो हम गिलास में आइस क्यूब डालते हैं, उसके बाद हमारे गिलास के ऊपर छोटी 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 पानी की जो बूंदे हैं वो आ जाती है। सेम वही है। अब हम बात करते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के बारे में। इसके लिए हमें क्या क्या आवश्यक होगी? इसके लिए आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी प्लास्टिक अथवा कांच की बोतल, 2 छेद वाला कॉर्क अथवा बोतल का ढक्कन, कांच की पतली नली, अथवा फलों का रस पीने की नली, चूने का पानी, बोतल को चूने के पानी से लगभग 1/4 भर लेंगे। हम क्या करेंगे, बोतल को, जो हमारे पास बोतल होगी, उसको 1/4 भर लेंगे, किससे, पानी से। उसके मुंह पर 2 छेद वाला कार्क लगा देंगे। 2 छेद वाला क्या करेंगे, कार्क लगा देंगे। कार्क के दोनों छेदों में जो नली है, जो हम लोग पाइप यूज करते हैं ना जूस पीने के लिए, उस पाइप को लगा देंगे। और मोमबत्ती को जला के थोड़े से क्या बोलते हैं, उनकी बूंदे को डाल देंगे। डालकर इन छेदों को क्या कर देंगे, सील कर देंगे, ताकि नलियों के आसपास बिल्कुल भी जगह ना छूटे। जो छेद रहेगा उसको क्या करेंगे, मोमबत्ती की सहायता से हम पैक कर देंगे, सील कर देंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि बोतल के भीतर वाला सिरा चूने के पानी से पूरी तरह से डूबा रहे। जो बोतल के भीतर वाला जो सिरा है, चूने के पानी से क्या है, पूरा भीगा रहे। तथा नली का सिरा चूने के पानी की सतह के ऊपर रहे। नली के स्वतंत्र सिरे में मुंह द्वारा हवा खींचे। ऐसा करते रहने से नली के वायु बोतल के भीतर पहुंचती है। इसकी पहचान हमें चूने के पानी में उठने वाले बुलबुलों से हो जाती है। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि चूने का पानी क्या है, दूधिया हो जाता है।
हमें मालूम है कि चूल्हे के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस दूधिया कर देती है। इस प्रयोग से ज्ञात होता है कि वायु में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अपने घर या शाला का एक ऐसा कमरा खोजिए जहाँ धूप आती हो। इस कमरे के सारे दरवाजे तथा खिड़कियां बंद कर दीजिए। पर्दे डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर लीजिए और जिस दिशा में सूर्य का प्रकाश आ रहा हो उस ओर के दरवाजे या खिड़की को थोड़ा सा खोल दीजिए, जिससे सूर्य का प्रकाश एक सकरे स्थान से कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणें को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आपको सूर्य की किरणों में कुछ छोटे-छोटे चमकीले कण दिखाई दे रहे हैं? आपने भी देखा होगा जब सूर्य की किरणें जब कमरे में प्रवेश करती है तो हमको एकदम छोटा-छोटा क्या है चमकीला कण दिखाई देता है। ये कण क्या है? ये वायु में उपस्थित क्या है? धूल के कण होते हैं। क्या होते हैं? धूल के कण होते हैं जो सूर्य की रोशनी में क्या है हमें चमकीले दिखाई देते हैं। जो समय तथा स्थान के साथ साथ क्या है कम या ज्यादा हो सकते हैं। इससे इन क्रियाकलाप एक और दो से हमें यह पता चलता है कि वायु में कुछ गैसें मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब वायुमंडल में मुख्यतः क्या क्या गैसें होती हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड। और इन वायुमंडल में ना विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण भी विद्यमान होते हैं। और वायुमंडल में जो इनकी मात्रा होती है, मात्रा के अंतर के कारण कहीं पर किसी की मात्रा अधिक हो सकती है, जैसे कहीं पर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है, तो कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, तो हो सकता है कहीं धूल के कण अधिक है, तो उसके कारण इनकी संरचना में थोड़ी सी विभिन्नता पाई जाती है। वायुमंडल पृथ्वी के लिए क्या है? सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर क्या है? वायुमंडल विद्यमान होती है। तो ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है। एक तरह से क्या है? हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच है। एक तरह से हमारी पृथ्वी की रक्षा कवच है जो जैसे कि सूर्य की तेज किरणें हैं, तो सूर्य की तेज किरणों से वो क्या करती है? हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है, हमारी पृथ्वी को प्रोटेक्ट करती है। यह पृथ्वी में रहने वाले जीवधारियों को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों तथा अत्यधिक ताप के दुष्प्रभाव को बचाता है। अर्थात जो हमारा वायुमंडल है वो हमारी पृथ्वी के लिए क्या है? सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा कवच है, जो सूर्य से जो सूर्य है उसकी तेज गर्मी से क्या करती है? हमारे पृथ्वी की रक्षा करती है। क्योंकि अगर वायुमंडल इस सूर्य की तेज किरणों को, उसके ताप को डायरेक्टली अगर पृथ्वी पे इंटर करने देती है, तो पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न जीव है जो क्या है पृथ्वी के ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके ताप को सहन नहीं कर पाएंगे और हमारी जो वायुमंडल है वो पृथ्वी की तेज
जो ताप है और उसके बहुत हानिकारक जो किरणें हैं, उससे हमारी पृथ्वी के समस्त जीवधारियों की, मनुष्यों की इस किरणों से रक्षा करती है। इस प्रकार जो वायुमंडल है हमारे लिए सुरक्षा का कार्य करती है। एक बार फिर हम देखते हैं कि आज हमने क्या-क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है पृथ्वी के क्षेत्र के बारे में। ग्लोब में पृथ्वी के आपने तो ग्लोब में पृथ्वी के नक्शे को कई बार देखा ही होगा। पृथ्वी के बड़े भाग में नीला रंग दिखाई देगा। आपने भूगोल में पढ़ा ही होगा कि नक्शे तथा ग्लोब में जिन स्थानों को नीले रंग से दिखाया जाता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ पानी होता है। ग्लोब के ऊपरी सिरे को उत्तर ध्रुव तथा निचले सिरे को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। ये भाग आपको क्या है? सफेद रंग से दिखाई देंगे। सफेद रंग किसको दिखाता है? सफेद रंग बर्फ को इंगित करता है। और बर्फ क्या है? बर्फ है क्या है? जमा हुआ ही पानी ही क्या है? बर्फ है। पानी क्या है? कम टेम्परेचर में ठोस में अर्थात बर्फ में परिवर्तित हो जाती है। द्रव पानी क्या है? द्रव रूप में रहता है और जब वो ठोस रूप लेता है तो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। पृथ्वी में जल, समुद्रों तथा नदियों में द्रव किस रूप में पाया जाता है? सॉरी, नदियों में द्रव रूप में एवं ध्रुवों पर ठोस रूप में पाया जाता है। पृथ्वी में जो जल है वो समुद्र, झीलों तथा नदियों में किस रूप में पाया जाता है? द्रव रूप में पाया जाता है। जबकि वही क्या है? ध्रुवों पर, ध्रुवीय प्रदेश पर वो किस रूप में पाया जाता है? ठोस रूप में पाया जाता है। द्रव एवं ठोस जल युक्त वह क्षेत्र पृथ्वी का क्या कहलाता है? जलमंडल कहलाता है। अब देखते हैं जो हमारे ग्लोब में पीले, भूरे और हरे रंग किसको दर्शाते हैं? भूमि या जमीन को दर्शाते हैं। ग्लोब में जो पीला रंग है, भूरा रंग है, हरा रंग है, वो किसको दर्शाता है? स्थल मंडल अर्थात भूमि या जमीन को दर्शाता है। इसको स्थल मंडल कहते हैं। तो पानी, हमारे स्थल मंडल में पानी है अत्यधिक है कि जमीन? आप बताइए। हमारी पृथ्वी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई है ना, बल्कि वो पृथ्वी का 3/4 भाग क्या है? 3/4 भाग पानी है और 1/4 भाग जमीन है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी पृथ्वी क्या है? पृथ्वी में पानी अधिक है। अब देखते हैं कि वायुमंडल किससे बनी है। वायु किससे बनी है? वायु में मुख्यतः वायु का 99% भाग लगभग 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और उसी 1% में कुछ हल्का फुल्का धूल के कारण जल वाष्प इत्यादि भी पाए और थोड़ी बहुत अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। और हमने क्रियाकलाप 1 के माध्यम से देखा कि गिलास में जब हम आइस क्यूब या बर्फ के टुकड़े डालते हैं तो गिलास के बाहरी सतह पे क्या है? छोटी-छोटी हमें पानी की बूंदें नजर आती है। ऐसा क्यों हमें नजर आती है? क्योंकि वायुमंडल में कुछ परसेंट जो अन्य गैस और जल वाष्प पाए जाते हैं वो क्या है? जो आइस क्यूब है उस ठंडी सतह से जब ये वायुमंडल
टकराती है तो क्या है वो भी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण पानी की बूंदें गिलास के बाहर आने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है अथवा नहीं। इसके लिए भी हमने एक टेस्ट किया, जिसके लिए हमने एक क्या है कांच की बोतल ली और उसमें दो छेद वाले ढक्कन और जूस पीने वाला स्ट्रॉ उस छेद में डाले और इस पानी में हमने क्या किया, एक चौथाई भाग में क्या डाले, हम चूने का पानी डाले, चूने का पानी। और दूसरे स्ट्रॉ को हमने थोड़ा सा ऐसे रखा ताकि वो उस चूने के पानी में डूबा ना रहे। अब एक एक करके हम इसमें फूंक और इसको क्या करते हैं, जो छेद है उसको मोमबत्ती की सहायता से हम सील कर देते हैं ताकि बाहर से जो वायु है वो अंदर ना जा सके। और उसमें फिर हम क्या करते हैं, फूंक मार के देखते हैं और फूंक मारने से क्या है, जो पानी है, चूने का पानी है वो क्या हो जाता है, थोड़ी देर में वो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इससे हमको यह पता चलता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही चूने का पानी क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि वायुमंडल जो है हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है, क्योंकि वायुमंडल जो सूर्य की तेज किरणें और धूप को डायरेक्टली हमारी पृथ्वी पे आने से रोकती है, इसके तेज और ताप को कम करती है, जिससे विभिन्न जीवधारियों की सूर्य की तेज किरणों से रक्षा होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।